औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एडवोकेट राना महबूब आलम आपसे एम आलम लीगल एक्सप्लोरर में मुखातब हूँ और आज का हमारा मौजू इनहेरिटेंस के हवाले से है, विरासत के हवाले से है, गिफ्ट डीड के हवाले से है। गिफ्ट डीड के रजिस्टर होने, उसकी बुनियाद पर इंतकाल होने और फिर इन इंतकालात की बुनियाद पर ये प्रॉपर्टी फर्दर थर्ड पार्टी को एलिनेट होने के हवाले से है। और इस वीडियो में हम विरासत में हिबे के चैलेंज होने में लिमिटेशन के अप्लाई होने के बारे में बात करेंगे या लिमिटेशन कब अप्लाई नहीं होती इस बारे बात करेंगे। तो इस ज़िमन में आज हमने लाहौर हाई कोर्ट की एक बड़ी मुनफरद और शानदार जजमेंट का इंतखाब किया है। ये जजमेंट 2025 PLD लाहौर पेज 581 पेश आया हुई है। इस जजमेंट में अलाही बख्श ने 1981 में अपने बेटों के नाम प्रॉपर्टी गिफ्ट की और अलाही और उसकी एक बेटी जो सफिया बीबी थी उसको इस प्रॉपर्टी से महरूम कर दिया गया। बच्चों ने इस प्रॉपर्टी को फर्दर एलिनेट कर दिया 1984 में। तो ये एलिनेशन जो थी ये रजिस्टर्ड सेल डीड की बुनियाद पे थी और इस सेल डीड की बुनियाद पर फरोख्त की गई प्रॉपर्टी के इंतकालात 1984 और 1988 में सैंक्शन हो गए, मंजूर हो गए। तो 1981, 1984, 1988 में किसी ने इस गिफ्ट को चैलेंज ना किया और ना ही उस पोजेशन को के बारे में कोई एजिटेशन की। जिस बेटी को इस गिफ्ट डीड के जरिए महरूम किया गया था वो 2009 में फौत हुई और 2009 तक उसने अपनी जिंदगी में इस गिफ्ट को चैलेंज ना किया। जब उसने इसको अपनी जिंदगी में चैलेंज ना किया तो उसके बेटे ने 2015 में एक दावा इस्तक़रार हक मा हुक्म इम्तनाई फाइल किया जिसमें उसने अपने वर्शन में कहा कि अलाही बख्श जिसने गिफ्ट डीड एग्जीक्यूट की थी वो बूढ़ा आदमी था, वो बीमार था और एक लंबे अरसे तक बीमार होने की वजह से वो प्रूडेंस जो थी उसको खो बैठा था और उसको अमूमी अक्ल और समझ नहीं थी। और रेवेन्यू ऑफिसर्स ने इस गिफ्ट की बुनियाद पर मुद्दा अलैह जो 7 से 10 हैं उनको उनके से कनाइवेंस होकर, उनसे शाजबाज होकर इस रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड की बुनियाद पर इंतकाल कर दिए। जब ये दावा दायर हुआ तो मुद्दा अलैह पेश हुए, उन्होंने अपना जवाब दावा दिया और जवाब दावा देने के बाद उन्होंने एक 711 की एप्लीकेशन फाइल की। ये एप्लीकेशन 2017 में ट्रायल कोर्ट ने डिस्पोज ऑफ कर दी और इस डिस्पोज ऑफ करने के आर्डर के खिलाफ मुद्दा अलैह एपलेट कोर्ट में उन्होंने निगरानी फाइल की और ये निगरानी अलाउ हो गई, मंजूर हो गई। इस निगरानी में कहा कि ये जो केस है इसमें लिमिटेशन अप्लाई की होती है। विरासत के मामलात में लिमिटेशन को एक साइड पे नहीं रखा जा सकता और खासकर उस वक्त जब जो विरासत से महरूम हुआ है या हुई है उसने अपनी जिंदगी में उस विरासत को चैलेंज ना किया हो या ये प्रॉपर्टी
जिस प्रॉपर्टी से किसी को महरूम किया गया है वो अगर थर्ड पार्टी के पास चली गई, और जब वो थर्ड पार्टी के पास चली गई तो फिर उस वक्त से लिमिटेशन स्टार्ट हो जाती है, उस वक्त भी चैलेंज ना किया गया हो तो। अदालत ने कहा कि जो औरत अपनी लाइफ टाइम में इस गिफ्ट डीड को चैलेंज नहीं करती और 34 साल के बाद इस गिफ्ट डीड को 2015 में चैलेंज कर दिया गया, ये कहते हुए कि इसमें लिमिटेशन अप्लाई नहीं होती, ये सरासर गलत है। इसमें लिमिटेशन अप्लाई करेगी क्योंकि जिसको महरूम किया गया था उसने इसको चैलेंज नहीं किया, और जो चैलेंज कर रहे हैं वो तो वारिस ही नहीं थे। वारिस तो इनकी वालदा थी और उसने अपनी जिंदगी में इसको चैलेंज नहीं किया, इसलिए ये चैलेंज नहीं कर सकते। और इस जो प्रपोजिशन है इसमें लिमिटेशन अप्लाई करेगी। और नंबर ऑफ जजमेंट है जो सुप्रीम कोर्ट की हैं जिनमें ये कहा गया है कि लिमिटेशन उस वक्त अप्लाई करती है जब थर्ड पार्टी इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो जाए। और फिर एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की ये भी आई थी कि अगर कोई शख्स जिसको प्रॉपर्टी से महरूम कर दिया वो अपनी जिंदगी में उस प्रॉपर्टी के बारे में एजिटेशन नहीं करता, उसको चैलेंज नहीं करता, उस जो म्यूटेशन हुई है वो रजिस्टर्ड हिबे की बुनियाद पे है या किसी और की बुनियाद पे है, वो अपनी जिंदगी में चैलेंज नहीं करते तो आने वाली जो नस्ल है, जो जो उसके सक्सेसर हैं, वो उसको चैलेंज नहीं कर सकते। तो इस तरह हमें ये मालूम होता है कि लिमिटेशन विरासत में चैलेंज अप्लाई होती है, और ये उस वक्त अप्लाई होती है जब थर्ड पार्टी इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो जाए, या ये उस वक्त अप्लाई होती है जब जिसको इस प्रॉपर्टी से महरूम किया गया और जो रीजनल वारिस थे उसने अपनी जिंदगी में लाइफ टाइम में उसको विरासत को चैलेंज नहीं किया, उस गिफ्ट डीड को या कोई भी जो डीड बनी है उसको चैलेंज नहीं किया, तो लिमिटेशन अप्लाई करेगी। दूसरा, इस केस में तो अदालत ने ये कहा कि जिसको महरूम किया गया था उसकी शादी भी सेम गांव में हुई थी, उसी गांव में हुई थी जिसमें जो उसके भाई रहते थे, जिनकी फेवर में ये गिफ्ट एग्जीक्यूट हुआ था। और जब वो उनकी फेवर में गिफ्ट एग्जीक्यूट हुआ था तो उसने चैलेंज नहीं किया अपनी लाइफ टाइम में, तो इसको एक्विसेंस माना जाएगा। एक्विसेंस, जहां एक्विसेंस आ जाए वहां गिफ्ट डीड को चैलेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक्विसेंस का मतलब ये है कि वो जानते थे और उनकी रजामंदी शामिल थी। वो ये उसको कहीं गवाह के तौर पे या अटेस्टेशन के तौर पे उसको शामिल नहीं किया गया, लेकिन वो वही मौजूद थी, उसी गांव में मौजूद थी, और उसके सामने ये सारा मामला हुआ 2009 में। यानी वो 24-25 साल जिंदा रही और उसने इस जो गिफ्ट की ट्रांजैक्शन थी उसको चैलेंज नहीं किया। फिर ये 2-3 साल बाद ये गिफ्ट की ट्रांजैक्शन के बाद ये प्रॉपर्टी फर्दर एलिनेट हो गई और थर्ड पार्टी इसमें शामिल हो गई, उसके पास पोजेशन आ गया, वो इस प्रॉपर्टी को कल्टीवेट कर रहे थे। तो जब थर्ड पार्टी इस प्रॉपर्टी को कल्टीवेट कर रही है और उसका पोजेशन है, तो उस वक्त तो इल्म उनको होना चाहिए था, और जब इसके बावजूद भी उन्होंने चैलेंज नहीं किया तो इसका मतलब है कि वो एक्विसेंट थे इस सारी ट्रांजैक्शन से और उन्होंने अपने राइट्स को वेव किया। जब वो अपने राइट को वेव करते हैं, वो एक्विसेंट होते हैं उस ट्रांजैक्शन से जो हुई थी, जिसको चैलेंज करना चाहिए था या जिसको अब चैलेंज किया गया है, तो यहाँ लिमिटेशन अप्लाई होगी। और विरासत में लिमिटेशन अप्लाई होती है, सिर्फ उस वक्त लिमिटेशन अप्लाई नहीं होती जबकि उस ट्रांजैक्शन के बारे में इल्म ही ना हो और डायरेक्ट जो अग्रीव्ड पर्सन है जिसको इस प्रॉपर्टी से महरूम किया गया, इस ट्रांजैक्शन की बुनियाद पे महरूम किया गया, वो उसको चैलेंज कर दे, अपनी लाइफ टाइम में चैलेंज कर दे। और थर्ड पार्टी इंटरेस्ट इन्वॉल्व होने से पहले या इन्वॉल्व होने से लिमिटेशन स्टार्ट होती है और उस लिमिटेशन के दौरानिए के अंदर वो चैलेंज करे तो फिर उसकी जो बात सुनी जाएगी और फिर उस पर बात होगी। और अदालत ने कहा कि 7-11 ठीक है
اور جب 7-11 اپیرنٹلی دیکھا جائے کہ جس شخص کے جو ایویڈنٹلی جو چیزیں ثابت ہیں کہ وراثت میں جو وارث تھا اس نے چیلنج نہیں کیا اور دوسرا تھرڈ پارٹی انٹرسٹ انوالو ہو چکے ہیں، تو پھر 7-11 ٹھیک ہے، درست ہے، اور اس دعوے کو 7-11 کی بنیاد پر خارج کیا جائے گا۔